हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं कुमार गौरव इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हो गया हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को भिन्न पढ़ाया था। आज हम लोग भिन्न के पहले कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आज इकाई अंक ज्ञात करना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद इकाई अंक ज्ञात करना शुरू करेंगे। भिन्न पढ़ाते समय हमने आप लोगों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना भिन्न को और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के बारे में बात की थी। देखिए, बहुत सारी बातें आप लोगों को हमने बताई थी कि जब भिन्नों के हर बराबर हों तब भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जब भिन्नों का अंश बराबर हो तब कौन सी भिन्न बड़ी होगी, भिन्नों के अंश और हर का अंतर अगर समान हो तब भिन्न कौन सी बड़ी होगी। आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, प्रयास ये होता है कि आप लोगों को उससे असुविधा न होने पाए। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पज इतना है कि मैंने पिछले वीडियो में जो भी चीज़ें आपको दी थी उनसे सारी भिन्नों को बड़ी और छोटी के रूप में निर्धारण नहीं किया जा सकता। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग निर्धारित कर पाएंगे कि हमारी जो भिन्नें हैं उन भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। मैंने आप सभी लोगों के सामने कुछ भिन्न प्रश्न लिख दिए हैं। आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। हमें पहला जो प्रश्न मिला है वो मिला है 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखना है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब सभी भिन्नों के अंश बराबर हो तो अंश बराबर होने की कंडीशन में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। फिर मैंने आपको तीसरी बात बताई थी कि जब अंश और हर दोनों बराबर न हो, अंश और हर दोनों बराबर न हो लेकिन अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। लेकिन मेरे भाई, अगर अंश और हर का अंतर भी समान न हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने प्रश्न को दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो ये है कि हम सभी अंश में हर से भाग दे दें और भागफल लिख लें और उसके बाद ये निर्धारित करें कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी। और दूसरी जो नियम है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। हमें कहा गया कि 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आप पहले इन दोनों भिन्नों को ले लीजिए। 1/3 और 4/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आपको करना क्या है, इस अंश और हर का 3 गुणा कर देना है। 7 का गुणा 1 में करिए, आएगा 7। 3 का गुणा 4 में किया, आ गया 12। जिसका गुणनफल ज्यादा, जिसका गुणनफल ज्यादा वो भिन्न बड़ी और जिसका गुणनफल कम वो भिन्न छोटी। तो देखिए, 12 के नीचे वाली भिन्न क्या है, 4/7 और 7 के नीचे वाली भिन्न क्या है, 1/3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4/7 बड़ा है किससे, 1/3 से। अब यही प्रक्रिया आप अगले भिन्न के साथ करिए। इन दोनों में जो बड़ी भिन्न है उसको लीजिए और तीसरी वाली भिन्न को लीजिए और उसे हल करके देखिए कि उन दोनों में कौन बड़ा। तो यहीं पर कर लेते हैं। 5 का गुणा 4 में किया तो आ गया 20। 7 का गुणा 2 में किया तो आ गया 14। अभी आप देखिए, 4/7 2/5 से भी क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि हम अपने इस पॉइंट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4/7 बड़ा है, किससे बड़ा है, 1/3 से, और किससे बड़ा है, 2/5 से। अब ये तो सबसे बड़ा हो गया। अगर हमसे पूछा गया होता कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, हम आसानी से बता ले जाते 4/7 है।
लेकिन हमें चूंकि आरोही क्रम में लिखना है, अब हमें यह भी देखना है कि क्रम से कौन कौन से भिन्न आएंगे। तो ये भिन्न हो गई सबसे बड़ी। अब इन दोनों भिन्नों की तुलना कर लीजिए कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी। तो 3 का 2 में गुणा किया तो 6, 5 का 1 में गुणा किया तो कितना आ गया 5। तो कौन सा गुणनफल ज़्यादा, 6 ज़्यादा और 5 कम, अर्थात 2/5 बड़ा है किससे, 1/3 से। तो अब हम लिख सकते हैं सबसे छोटा कौन, 1/3, उससे बड़ा कौन 2/5 और उससे भी बड़ा कौन 4/7। तो हमें हमारा आरोही क्रम मिल गया भिन्नों का 1/3, 2/5 और 4/7। इतना ही आसान है। आपको पहले दो भिन्नों को लेना है, उनका तिर्यक गुणा करके चेक करना है कि कौन सा गुणनफल ज़्यादा है। जिसका गुणनफल ज़्यादा उसके नीचे वाले भिन्न बड़ी। हमने इन दोनों का गुणा किया, 12 और 7 मिल गया, तो 12 4/7 के ऊपर है, तो 4/7 1/3 से बड़ा हो गया। सबसे बड़ी भिन्न हो गई 4/7। अब 1/3 और 2/5 में कौन बड़ा, तो हमने कहा 1/3 और 2/5 में, यहाँ पर हमने निकाल लिया तो हमें प्राप्त हो गया कि 1/3 और 2/5 में 2/5 1/3 से भी बड़ी है। अब हम ये देख लेते हैं कि 2/5 और 4/7 में कौन बड़ा, तो 2/5 और 4/7 में कौन बड़ा, 4/7 बड़ा। तो हमने कह दिया 1/3 सबसे छोटा, 2/5 सबसे बड़ा, उससे बड़ा 1/3 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2/5 और सबसे बड़ा 4/7। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ इन दोनों भिन्नों को लिखे तो 8 पंजे 40 और 6 छाके 36। ऐसे ही देखते जाइए। 8 का 5 में गुणा किया तो 40, 6 का 6 में गुणा किया तो 36। कौन सी भिन्न बड़ी, ये बड़ी, ये छोटी। 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। अब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों में कौन बड़ा, तो 9 छाक 54 और 8 सते 56। कौन बड़ा, ये भिन्न बड़ी, ये हो गया 3। बस इसको इस तरीके से दिखाते जाइए कि 8 पंजे 40 ये बड़ा, अब यहाँ पर ये बड़ा, ठीक है। यहाँ करिए 13 का 7 में गुणा किया 91 और 7 का 9 में गुणा और 9 का 11 में गुणा किया तो 99। कौन बड़ा, ये बड़ा, अर्थात ये चौथे नंबर की भिन्न हो गई। और चौथे नंबर की भिन्न 3/4 से भी क्या हो गई, तीसरे नंबर की भिन्न से भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। 11/13 तीसरे नंबर की भिन्न से भी बड़ी हो गई। अब देखिए इन तीनों सीक्वेंस की अगर बात करें तो इन तीनों सीक्वेंस में सबसे छोटी संख्या है दूसरे नंबर वाली, उससे बड़ी है तीसरे वाली, उससे बड़ी है चौथी वाली, और दूसरी वाली भिन्न से बड़ी कौन है, पहली वाली। यहाँ तक बात समझ में आई। इसका मतलब दूसरी से बड़ा ये है और दूसरी से बड़ा ये है। तो पहले और तीसरे को देख लीजिए। 9 पचे 45 और 6 सते 42। कौन बड़ा, पहली भिन्न बड़ी। 9 का 5 में गुणा किया तो 9 पचे 45 और 6 का 7 में गुणा किया तो 6 सते 42। कौन बड़ा, 5/6, यानी 3 तीसरी नंबर वाली भिन्न से भी पहली नंबर क्या है, बड़ी है। अब चौथे नंबर पर आइए। 13 का 5 में गुणा किया तो 13 पचे 65 और 11 का 6 में गुणा किया तो 11 छका 66। कौन बड़ा, 11/13 बड़ा, यानी 1 नंबर से 4 नंबर क्या है, बड़ा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले दूसरे नंबर की भिन्न, उससे बड़ी तीसरे नंबर की भिन्न, उससे बड़ी पहले नंबर की भिन्न और उससे भी बड़ी चौथे नंबर की भिन्न। तो हमें मिल गया ये आरोही क्रम। अवरोही क्रम लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे, 11/13 ये सबसे बड़ा, फिर पहले नंबर की भिन्न अर्थात 5/6, फिर दूसरे नंबर की भिन्न तीसरे नंबर की भिन्न कौन सी, 7/9, और फिर उससे भी बड़ी छोटी दूसरे नंबर की भिन्न वो क्या थी, 6/8। तो हमें प्राप्त हो गया कि हमारी संख्याओं का अवरोही क्रम क्या होगा। देखिए आप बिल्कुल इतनी आसानी से आपने प्रश्न का उत्तर निकाल लिया कि कौन से भिन्न किससे बड़ी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले दो भिन्नों को हमने लिया, 8 का 5 में गुणा किया तो 40 आ गया, 6 का 6 में गुणा किया तो 36 आ गया। पहली और दूसरी, ये पहले नंबर की भिन्न, ये दूसरे नंबर की भिन्न। पहले और दूसरे में कौन बड़ा, तो पहली भिन्न बड़ी हो गई। हमने कहा पहली भिन्न बड़ी और दूसरी भिन्न छोटी। अब दूसरी और तीसरी को लेकर के प्रश्न को किया तो 9 छाक 54, 8 सते 56। कौन बड़ा, 7/9 बड़ा। तो दूसरी से बड़ा कौन, तीसरी भिन्न।
हमने तीसरी भिन्न को ले लिया। अब तीसरी और चौथी को कंपेयर किया तो 13 सते 91 और 9 का 11 में गुणा किया तो कितना 99। तीसरी भिन्न से भी बड़ी कौन? चौथी। तो देखिए इनका तो एक सीक्वेंस मिल गया, दूसरी से बड़ी तीसरी, तीसरी से बड़ी चौथी। तो अब इधर 1 नंबर की भिन्न 2 नंबर की भिन्न से बड़ी है। अब 3 नंबर से बड़ी है कि नहीं ये चेक कर लीजिए। तो 3 नंबर की भिन्न 9, 9 पचे 45 और 6 सते 42। यहाँ आया 45, यहाँ आया 42, मतलब 3 नंबर की भिन्न से भी 1 नंबर की भिन्न क्या है? बड़ी है। तो दूसरी नंबर की भिन्न उससे बड़ी तीसरी नंबर की भिन्न उससे बड़ी 1 नंबर की भिन्न। अब देख लीजिए 1 नंबर और 4 नंबर में कौन सी भिन्न बड़ी? तो हमने कहा कि 13 का 5 में गुणा किया 65 और 6 का 11 में गुणा किया 66 आ गया। तो 66 आया किसके लिए? 11/13 के लिए। तो 4 नंबर भिन्न 1 नंबर भिन्न से क्या है? बड़ी है। हमने यहाँ इनको इस तरीके से लिख लिया, दूसरी से बड़ी तीसरी, तीसरी से बड़ी पहली और पहली से भी बड़ी चौथी। तो अब हमारा हो गया ये आरोही क्रम, इसको उल्टा कर दिया, 4 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर, हमें मिल गया अवरोही क्रम और हमने इनको लिख लिया अवरोही क्रम। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में हमको बताना है कि सबसे बड़ा कौन? देखिए ये तो और आसान है, यहाँ से आप पहले दूसरे को करिए, बड़ी वाली भिन्न लीजिए, तीसरे के साथ करिए, उसमें बड़ी वाली भिन्न को लीजिए और फिर चौथे वाले को लीजिए, सबसे बड़ी भिन्न अपनी प्राप्त कर लीजिए आसानी से। 5 का 3 में गुणा किया 15, 7 का 3 में गुणा किया 21, कौन सी भिन्न बड़ी इन दोनों में? 3/5 बड़ी। अब 3/5 और 2/7 में कौन बड़ी? तो 7 त्रिका 21 और 5 दूना 10, कौन सी बड़ी? 3/5 बड़ी। अब इसको और इसको लेकर के देख लीजिए, 5 का 3 में गुणा किया 15, 5 का 2 में गुणा किया 10, कौन सा गुणनफल ज्यादा? 15 ज्यादा, इसलिए भिन्न कौन सी बड़ी? 3/5 बड़ी। हमारा आंसर हो गया क्या? 3/5। आसानी से निकल गया आपका। अगर आपसे बोला जाता है इसमें कि सबसे छोटी भिन्न बताइए कौन सी होगी, तो और आसान है। आप बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने बड़ी भिन्न निकाला है उसी तरीके से आप छोटी भिन्न को भी निकाल लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप पहले दोनों को करेंगे तो उनमें जो छोटा होगा उसको लीजिए, उसको तीसरे वाले के साथ कंपेयर करिए, उन दोनों में जो छोटा है उसको लीजिए, फिर चौथे वाले के साथ कंपेयर करिए और फिर जो सबसे छोटा उसको लिख लीजिए। आपका क्लियर हो जाएगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। एक बार यहाँ देख लेते हैं, 3/7, 3/5, 2/7 और 2/5। अब 7, 5 3 15, 7 त्रिका 21, कौन छोटा? ये छोटा। इसको इसके साथ करें तो 7 त्रिका 21 और 2 सते 14। यहाँ करेंगे ना, इस भिन्न को जब इसके साथ लिखेंगे तो ये होगा 3/7 छोटा है, अगली भिन्न 2/7, तो 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, कौन छोटा? 2/7। अब 2/7 और 2/5 में कौन छोटा? तो जब अंश बराबर हो मेरे भाई तो हर क्या होता है? अब यहाँ अंश और हर की बात, 2/7 और 2/5 में कौन छोटा? तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, कौन छोटा? 2/7 छोटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन से भिन्न छोटी है और कौन से भिन्न बड़ी है। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा कि कैसे हम निकालेंगे कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। देखिए हमने आपसे कहा कि अगर अंश बराबर हो, हर बराबर हो या अंश और हर का अंतर बराबर हो तब आप अपने प्रश्न को कर लीजिए। यहाँ देखिए अंतर आपका जो है वो बराबर नहीं है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो आपको इनको छांटना होता है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। चलिए देखते हैं। 6 का 3 में गुणा किया तो 18 और 8 का 5 में गुणा किया तो 40। 6 का 3 में गुणा कर दिया, ये हो गया 18, 8 का 5 में गुणा किया तो आ गया 40। इसका मतलब हो गया कि पहले नंबर की भिन्न छोटी है किससे? दूसरे नंबर के भिन्न से। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या मिली आपको? दूसरे नंबर की। अब दूसरे और तीसरे की तुलना करिए तो 3 बचे 15 और 6 दूना 12। यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 12। इन दोनों में कौन बड़ा? तो 2 नंबर की भिन्न बड़ी हो गई किससे? 3 नंबर की भिन्न से। और अब आगे बढ़ जाइए, अब 9 का गुणा 2 में करिए तो 9 दूना 18 और 3 बचे 15। तो 15 आपका छोटा और 18 आपका बड़ा हो गया। ये 15 18, इसका मतलब 3 नंबर की भिन्न 5/9 से बड़ी होगी, अर्थात 4 नंबर की भिन्न से बड़ी हो गई। ये हमने देख लिया। पहली जो भिन्न है
वो दूसरे भिन्न से छोटी है, दूसरी भिन्न जो है वो बड़ी है तीसरे से, तीसरी बड़ी है चौथे से। तो देखिए इन तीनों के बीच एक सीक्वेंस मिला। अब हमको क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो 1 नंबर की भिन्न है ये 3 नंबर की भिन्न से बड़ी है कि छोटी है। अगर बड़ी है तब तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और अगर छोटी होगी तो इसका मतलब हो गया कि 2 नंबर से छोटी है, 3 नंबर से छोटी है। तो अब 4 नंबर के साथ भी हम इसकी तुलना कर लेंगे। तो पहले 1 नंबर की 3 नंबर के साथ तुलना, तो 3 त्रिक्का 9 और 8 दूना 16, ये आया 9 और ये आया 16। 3 नंबर की भिन्न बड़ी है, किससे बड़ी होगी? 1 नंबर की भिन्न से। अब 1 नंबर की भिन्न छोटी हो गई तो अब हम चौथे नंबर की भिन्न के साथ 1 नंबर की तुलना कर लें। तो 9 का 3 में गुणा किया तो 27 और 8 का 5 में गुणा किया तो 40। इसका मतलब हो गया कि 4 नंबर की भिन्न जो है वो 1 नंबर की भिन्न से बड़ी है। तो हम अब लिख सकते हैं 2 नंबर बड़ी है 3 से, 3 नंबर बड़ी है 4 से, और 4 नंबर बड़ा है किससे? 1 नंबर से। तो अवरोही क्रम हमको मिल गया। सबसे पहले क्या? 5/6, फिर कौन सा? 2/3, फिर कौन सा? 5/9, और फिर सबसे आखिरी में कौन? तो 1 नंबर भिन्न अर्थात 3/8। ये हो गया। ठीक है, तो अब आपने बता लिया कि हमारा अवरोही क्रम क्या है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को बस थोड़ा सा फोकस करना है। एक बार अगर चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप आरोही और अवरोही क्रम निकाल ले जाएंगे। फिर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ, इसके पहले जो 3-4 मेथड मैंने बताए हैं, अगर वो मेथड आपको नहीं भी याद है तो भी आप इस मेथड से अपने प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इन चारों में को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखें तो 3 का 3 में गुणा किया 9, 4 का 2 में गुणा किया 8। कौन सा पड़ा हुआ भाई? 1 नंबर बड़ा और 2 नंबर छोटा। अब इसको मिटा दिया। अब 2 की तीसरे के साथ तुलना करिए तो 16 का 2 में गुणा किया तो 16 दूना 32, 9 का 3 में गुणा किया तो 27। कौन बड़ा? 2 नंबर की भिन्न बड़ी और 3 नंबर की भिन्न छोटी। तो 2 नंबर वाली बड़ी हो गई। किससे बड़ी हो गई? 3 नंबर से। अब आप देखिए 1 नंबर की भिन्न 2 नंबर से बड़ी है, 2 नंबर की भिन्न 3 नंबर से बड़ी है। तो सीधी सी बात है 1 नंबर भिन्न 3 नंबर भिन्न से बड़ी होगी। अब आप आगे बढ़िए। अब 12 का 9 में गुणा करिए तो 12 9 108 और 16 5 80। 3 नंबर की जो भिन्न है वो किससे बड़ी हो गई? 4 नंबर की भिन्न से बड़ी हो गई। ये हो गया आपका। 1 नंबर वाली 2 नंबर से बड़ी, 2 नंबर वाली 3 नंबर से बड़ी, 3 नंबर वाली 4 नंबर से बड़ी। तो ये तो मेरे भाई एक सीक्वेंस बन गया ना। यानी सबसे बड़ा कौन? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर। आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, अर्थात 5/12 हो गया सबसे छोटा, फिर 9/16 हो गया उससे बड़ा, फिर 2/3 हो गया और फिर 3/4 हो गया। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह बताना है कौन बड़ा और कौन छोटा। हमने आपसे कहा पहले 2 भिन्न को लीजिए, उनमें जो बड़ा उसको लीजिए, तीसरे भिन्न को लीजिए उनमें बड़ा, फिर चौथे भिन्न को लीजिए उनमें बड़ा निकालिए, सबसे बड़ी भिन्न आपको प्राप्त हो गई। चलिए देखते हैं। 8 का 2 में गुणा किया तो 16, 9 का 5 में गुणा किया तो 45। कौन बड़ा? 5/8 बड़ा। तो 5/8 इन दोनों में सबसे बड़ा। ये हो गया 5/8। अब 5/8 का 1/3 के साथ तुलना कर लें तो 3 5 15 और 8 कम 8। ये 3 5 15 और 8 कम 8। कौन बड़ा? 15 बड़ा। यानी 5/8 अभी भी बड़ा। और 3/4 में कौन बड़ा? तो 3/4 के साथ तुलना कर लिया तो 4 5 20 और 8 3 24। 20 और 24 कौन बड़ा? 3/4 बड़ा। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 3/4 हो गई। ठीक है, अब आइए छोटी भिन्न निकालिए। तो इन दोनों में कौन छोटा था? ये छोटा था। छोटे वाले को अगली भिन्न के साथ करिए तो 2/9 को 1/3 के साथ अगर हल करें
तो 3 का 2 में गुणा किया तो 6, 9 का 1 में गुणा किया तो 9। कौन छोटा? 6 छोटा, यानी 2/9 छोटा हो गया। अब 2/9 को चौथे वाले भिन्न के साथ करिए, तो 4 का 2 में गुणा किया 8 आया, 9 का 3 में गुणा किया 27 आया। कौन सा भिन्न छोटा? 8 छोटा। तो 8 छोटा तो कौन सी भिन्न छोटी? 2/9 छोटी। तो बड़ी भिन्न क्या मिली आपको? 3/4। छोटी भिन्न क्या मिली आपको? छोटी भिन्न मिल गई 2/9। ठीक है, तो आपने निकाल लिया कि कौन से भिन्न बड़ी और कौन से भिन्न छोटी। क्या होगा आरोही क्रम और क्या होगा अवरोही क्रम। क्लियर हो गया? बिल्कुल। मैं ये समझ रहा हूं कि आप सभी लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई। अब इन सारे प्रश्नों पर आप लोग अभ्यास जितना करेंगे उतनी आसानी से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस बात को थोड़ा समझ लें, थोड़ी सी इसमें जटिलता है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार आपको बात समझ में आ गई तो फिर आपको जीवन भर ऐसे प्रश्नों को हल करने में कठिनाई नहीं होगी। चलिए, ये हो गया हमारा भिन्न। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इकाई अंक ज्ञात करना। एग्जाम में इकाई अंक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे कि इकाई अंक कितना प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं किस किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके के प्रश्न यहाँ लिखे हैं। टाइप 1 में आपका एक प्रश्न और टाइप 2 में आपका एक प्रश्न। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आपको बोला गया कि ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका योगफल निकालिए और योगफल का इकाई अंक बताइए कितना होगा। दूसरे प्रश्न में संख्याएं आपको दी गई, बोला गया इनका गुणा करो और गुणा करके इकाई अंक बताओ। तो बिल्कुल आसानी से आप इन दोनों प्रश्नों को देखते देखते कर जाएंगे। करना क्या है, आप इनको अगर जोड़ना होता है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 512 में आप 816 को जोड़िए, तो आप कहते हैं 512 और 816, 6 में 2 को जोड़ते हैं और लिखते हैं ना 8। तो इकाई अंक में इकाई अंक को जोड़ा और उत्तर जो आया उसका इकाई अंक कितना मिला आपको? 8 मिल गया। बस यही प्रक्रिया आपको यहाँ भी करनी है। जितने संख्याएं आपको दी गई हैं उन सभी संख्याओं के इकाई अंक को लिख करके जोड़ लीजिए और जो योगफल आएगा उसका इकाई अंक आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ का इकाई अंक है 3, यहाँ का इकाई अंक 6, यहाँ का इकाई अंक 2, यहाँ का इकाई अंक 9 और यहाँ का इकाई अंक 7। अब या तो आप इन सबको पूरा का पूरा जोड़ लीजिए, जोड़ देते हैं। 6 में 3 को जोड़ा 9, 9 में 2 को जोड़ा 11, 11 में 9 को जोड़ दिया तो 20 और 7 को जोड़ दिया तो कितना आया? 27। 27 का इकाई अंक कितना? 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 7। या तो इस तरीके से जोड़िए या ऐसे जोड़िए कि 6 में 3 को जोड़ दिया तो आ गया 9, 9 में 2 को जोड़ दिया तो आ गया 11, 11 का इकाई अंक 1, इसी 1 को 9 में जोड़ दिया तो आ गया 10, 10 का इकाई अंक 0 और 0 को 7 में जोड़ दिया तो कितना आया? 7। हमारा उत्तर हो गया कितना? इकाई अंक बराबर 7। इतना ही आसान है इकाई अंक निकालना योगफल का। अगले प्रश्न में आपको गुणा करना है, तो यहाँ जोड़ना था और यहाँ क्या करना है? गुणा करना है। तो भैया जोड़ना था तो इकाई अंकों को जोड़ा, यहाँ गुणा करना है तो इकाई अंकों का गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद गुणनफल का जो इकाई अंक मिलेगा वो आपका आंसर होगा। अब आप बोलोगे कि अब सभी के इकाई अंकों का गुणा करेंगे तो गुणनफल तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। नहीं ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये नियम बताया आपको नीचे की तरफ, बिल्कुल ऐसा ही करते जाइए और आप अपना इकाई अंक निकाल ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला इकाई अंक 2, फिर इकाई अंक 8, फिर इकाई अंक 7, फिर इकाई अंक 9, फिर इकाई अंक 6, फिर इकाई अंक 9 और फिर इकाई अंक 1। गुणा करिए। 2 का 8 में गुणा किया तो कितना आया? 16। 16 का इकाई अंक कौन? 6। 6 का गुणा कर दिया 7 में, 6 सते 42। 42 का इकाई अंक कौन? 2। 2 का गुणा किया 9 में, कितना आया? 18। 18 का इकाई अंक कितना? 8।
8 का गुणा 6 में, 8 छंग 48, इकाई अंक कितना मिला 8, 8 का गुणा 9 में, 8 9 72, 72 का इकाई अंक कितना 2, 2 का गुणा 1 में कितना आया 2, लास्ट में जो इकाई अंक मिला ये आपका हो गया क्या आंसर, उत्तर आ गया आपका कितना, पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपने सभी के इकाई अंकों का गुणा किया है। आपने पहली संख्या के इकाई अंक का दूसरी संख्या के इकाई अंक में गुणा किया, गुणनफल के रूप में 16 मिला, 16 का इकाई अंक 6, उसी इकाई अंक से अगले वाले इकाई अंक में गुणा कर दिया, जो गुणनफल आया उसका इकाई अंक 2, फिर इस 2 इकाई अंक से अगले वाले इकाई अंक में गुणा कर दिया, गुणनफल आ गया 18, उसका इकाई अंक हुआ 8, और ऐसे ही आगे करते चले गए, आखिर में हमको मिल गया 2 और हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो गया। है ना आसान इन दोनों प्रश्नों में। और ऐसा नहीं कि ये दोनों प्रश्न पूछे नहीं जाते, इतने आसान प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकाई अंक निकालना है, आप आसानी से जोड़िए, इकाई अंक निकाल लीजिए। गुणा का इकाई अंक निकालना है तो आसानी से गुणा करिए, सभी गुणनफल का इकाई अंक बता ले जाइए। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा भाई? तीसरा प्रश्न जो है वो है घात की संख्या। क्या है? घात की संख्या। आपको घातांकीय संख्या दिया जाए और बोला जाए इसके गुणनफल का इकाई अंक बताओ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 की घात 3 का इकाई अंक बताओ कितना आएगा, कितना आएगा? तो आप कहोगे 2 की घात 3, ये आपका आधार है। क्या है? आधार है। ये क्या है? आपकी घात है। आधार का घात जितनी बार गुणा कर दो, जो आया गुणनफल उसका इकाई अंक हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलो कर देखते हैं। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 का गुणा, और वो भी कितनी बार? 3 बार। 2 का 3 बार गुणा किया तो गुणनफल कितना मिला? 8। इकाई अंक कितना हो गया? 8। उत्तर कितना हो गया? 8। बात समझ में आ गई। ऐसे ही जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे आगे बढ़े हम, अगर ये 1 2 की बजाय क्या होता? 12 होता। 12 की घात 3 होता तो इसका मतलब 12 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा। हमने 12 का 3 बार गुणा किया तो गुणा किसका करना है? 12 का 12 में तो गुणा करना नहीं है इकाई अंक निकालने के लिए। इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंकों का आपस में गुणा करना होता है। तो गुणा तब भी किसका होगा? 2 का होगा। और फिर से इकाई अंक कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर हम कह दें ये 12 नहीं है भाई, ये 3872 है और इसकी घात 3 है, इसका इकाई अंक निकालो, तो क्या करें हम? 3872 का इकाई अंक निकाल के हम इकाई अंक किसका निकाल दें? 2 की घात 3। क्यों? क्योंकि आधार का इकाई अंक कितना है? 2 है, और गुणा तो हमें 2 ही का करना है। तो हम 3872 का निकालने की बजाय 2 की घात 3 का इकाई अंक निकाले, जो आया वो हो गया उत्तर। और उत्तर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है। ऐसे ही आधार की संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना आधार के इकाई अंक से है, और उसी इकाई अंक का घात जितनी बार दिया गया है, जितना भी घात दिया गया है उतनी बार गुणा कर दें और गुणनफल का इकाई अंक प्राप्त कर लें। अब आप ये कहोगे कि ये तो 3 4 हैं, घात 3 है, घात 2 है, घात 4 है, तब तो ठीक है। लेकिन घात अगर बड़ी हुई तो क्या होगा? बड़ी हुई तो भी उत्तर मिलेगा। देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 723 की घात 587 के गुणनफल का इकाई अंक बताइए। अब इस तरीके के प्रश्न हैं तो भाई गुणा किसका करना है? 3 का। 3 का गुणा, और वो भी कितनी बार? 587 बार। क्या आप 3 का गुणा 587 बार करके इकाई अंक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, या लिखेंगे भी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपको करना है, अपने इस घात को 4 से विभाजित कर देना है। घात को 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित क्यों करना है? क्यों करें 4 से विभाजित? ये भी प्रश्न दिमाग में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है मेरे भाई कि जब आप 4 की बात करते हैं, किसी भी संख्या का, उसी संख्या में जब आप 4 बार तक गुणा करते हैं
तो उनके इकाई अंक परिवर्तित होते हैं। लेकिन जैसे ही आप 5वीं बार उस संख्या का गुणा करते हैं तो परिवर्तन होने की बजाय इकाई अंक का जो स्थान है वो पुनरावृत्ति में शुरू होता है। इकाई अंक का जो स्थान है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देख लो, 2 का गुणा अगर हम 2 बार करें तो इकाई अंक 4, 3 बार करते हैं तो इकाई अंक 8, 4 बार करते हैं तो इकाई अंक 16, 6। लेकिन जैसे ही हम 5 बार गुणा करेंगे तो 5 बार गुणा करने पर इकाई अंक के रूप में हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर 6 बार आप गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही मिलता रहेगा। ऐसे ही 3 की बात करोगे तो पहले 3 मिलेगा, फिर 3 त्रिका 9 मिलेगा, फिर 3 नवा 27 मिलेगा, फिर 7 त्रिका 21 मिलेगा। लेकिन फिर अगली बार जैसे ही 5वीं बार गुणा करोगे 3, 9, 7, 1 आपका रिपीट होने लगता है। इसलिए घात को किससे विभाजित कर देते हैं? 4 से विभाजित करते हैं। 4 से विभाजित करने पर हमें ये पता चल जाता है कि कितनी बार जितना भागफल आएगा उतना हमारा होगा, कि उतनी बार हमारी संख्या परिवर्तित होगी। और जो शेष फल आएगा ये बताएगा कि कितनी बार और गुणा कर दें तो हमें हमारा एक्चुअल इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो हमें वही शेष फल निकालना होता है। तो उसके लिए 587 को डिवाइड कर दो किससे? 4 से। अब आप 587 पूरे को डिवाइड नहीं करना है, करना किसको है? केवल इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनेगी उसको 4 से विभाजित कर दो। क्यों इतना टाइम लगाओगे? तो हमने केवल 87 को विभाजित कर दिया किससे? 4 से, और निकाल लिया क्या? शेष फल। तो अभी 87 में अगर हम 4 से भाग दें तो कितना आएगा शेष फल? तो हम कहते हैं 4 से भाग दिया 4 दूना 8, शेष आ गया 7, 4 से भाग दिया 4 एकम 4, शेष फल के रूप में कितना आया? 3। तो हमें हमारा शेष कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। कहने का मतलब है कि जो भागफल आया है 21, ये बताएगा कि 21 बार हो गई, 21 बार इनके इकाई अंक परिवर्तित होंगे। अब फाइनल परिवर्तन के बाद 3 और बार गुणा कर दें तो हमारा इकाई अंक हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आ गए यहाँ। आधार का इकाई अंक कितना है? तो आधार का इकाई अंक है 3। इसी का गुणा करना है। कितनी बार और गुणा करना है? तो जितना शेष आया उतनी बार और गुणा करना है। तो 3 का गुणा कितनी बार? 3 बार। तो हमने 3 का 3 बार गुणा कर लिया। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 का इकाई अंक क्या हुआ भाइयों? 7 आ गया। अर्थात हमारे इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक कितना मिल गया? 7 मिल गया। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट नहीं है। केवल आपको जब भी इस तरीके की संख्या मिलेगी, घात को 4 से विभाजित करिए, जो शेष आएगा वो बताएगा कि आधार की संख्या का और कितनी बार गुणा करना है। भाई जितनी बार गुणा करने को कहे उतनी बार गुणा कर दो, और जो गुणनफल का इकाई अंक आया वो आपका आंसर हो गया। जैसे हम आपको एक और बात दिखा देते हैं, क्यों आप कहेंगे कि उतनी ही बार गुणा करना है। जैसे हम कहें कि 2 की घात 5, इसका इकाई अंक बताओ। हमने 4 से घात को विभाजित किया, शेष कितना आया? शेष आ गया 1। अर्थात हमें इस 2 का कितनी बार और गुणा करना है? 1 बार और गुणा करना है। हमने 2 की घात 1 करी, आंसर कितना हो गया? 2। इकाई अंक कितना मिला? 2। आप 2 का 5 बार गुणा करिए, तो 2 का 5 बार गुणा करोगे मेरे भाई तो आएगा 32, और 32 का इकाई अंक क्या होता है? 2। तो देखिए 2 आया ना। हम आपसे कहें कि 3 की घात कितनी है? 6, इसका इकाई अंक बताइए। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? हमने घात को विभाजित कर दिया 4 से, शेष के रूप में कितना मिल गया? शेष के रूप में मिल गया 2। अर्थात 3 का अभी कितनी बार और गुणा कर दें? 2 बार कर दें। तो 3 का 2 बार गुणा कर दिया तो इकाई अंक के रूप में कितना मिल गया? 9। अर्थात 3 की घात 6 का इकाई अंक कितना होगा? 9। आप चेक कर सकते हैं, आप 3 का गुणा कर ले, कितनी बार कर लें? 6 बार कर लो भाई, 6 बार। 3 का 3 में गुणा किया 9, 9 का 3 में गुणा किया 7, 7 का 3 में गुणा किया 1, 1 का 3 में गुणा किया 3, और 3 का 3 में गुणा किया तो 9। आखिरी में आपको इकाई अंक कितना मिल गया? 9 मिल गया। अर्थात हमारा इकाई अंक क्या हुआ? 9। तो ऐसे ही जितनी भी घातांकीय संख्या आपको दी जाएंगी, आप उनके घात को 4 से विभाजित करो,
4 से विभाजित करके शेष निकालो, जो शेष आया उतनी बार और गुणा करना है, कर दो गुणा, आपको आपका उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न आप लोगों का है 8548 की घात 9778 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक, अब हमें इस पूरे का तो इकाई अंक निकालना नहीं है, किसका निकालना है? 8 का। हमने कहा 8 की घात किसका? अब यहाँ भी इन दोनों संख्या को आप छोड़ दीजिए, केवल किसको लीजिए? 78 को। इसी का इकाई अंक निकालना है। 78 को हमने 4 से विभाजित कर दिया और निकाल लिया कि हमारा शेषफल कितना है। तो 78 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 19 चौक 76, शेष कितना आ गया? 2। तो ये शेष हमको बताएगा कि 8 का अभी कितनी बार गुणा करना बाकी है? 2 बार गुणा करना बाकी है। हमने 8 की घात 2 कर लिया, 8 गुणे 8 बराबर कितना हो गया? 64, और 64 का इकाई अंक कितना आया? 4। तो हमारा उत्तर हो गया इकाई अंक बराबर कितने के? 4 के। इतना ही आसान है आपका इकाई अंक निकालना। घातांकीय संख्या आपको दी गई, आप सीधे सीधे घात के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को 4 से विभाजित करिए, शेष निकालिए, जो शेष आपका आया उस शेष को आप अपने आधार की जो संख्या है उसकी घात लिख लीजिए और लिखने के बाद उसे हल करिए, आपका इकाई अंक आपको मिल गया। ठीक है। अब यहाँ कुछ केस होते हैं जिन केस को अगर आप याद रखेंगे तो कुछ प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि 0 की घात कुछ भी लिख दी जाए, इकाई अंक में या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगर हम 0 का चाहे जितनी बार गुणा कर लें तो इकाई के स्थान पर क्या मिलता है? इकाई के स्थान पर भी हमें 0 मिलेगा। ऐसे ही 1 का चाहे जितनी बार गुणा कर लो, इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। 5 का चाहे जितनी बार गुणा करो, इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। 6 का चाहे जितनी बार गुणा करो, इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। जैसे हम अगर आपको कुछ एग्जाम्पल लिख लें, जैसे हम कहें कि 270 की घात 546 का इकाई अंक बताओ कितना होगा, तो इकाई अंक कितना? 0। क्यों? क्योंकि 0 की घात 546 है और 0 का 0 में चाहे जितनी बार गुणा करें, इकाई अंक के स्थान पर 0 होगा। आपने कहा कि 981 इसकी घात 549 का इकाई अंक बताओ, तो 1 का गुणा 549 बार करेंगे तब भी इकाई अंक कितना आएगा? 1। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 1। ऐसे ही अगर हम कहें कि 345 की घात 971 का इकाई अंक बताइए, तो आप कहेंगे कि 5 की घात 971 का इकाई अंक निकालें। 5 की घात 971 का मतलब 5 का 5 में 971 बार गुणा, और आप जानते हैं भाई कि 5 में 5 का गुणा करो तो कितना आता है? 25। 25 का इकाई अंक क्या मिला? 5। फिर आप 5 का 3 बार गुणा करोगे तब भी आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? 5। आप 4 बार गुणा करोगे 5 का तब भी आपको इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। आप 971 बार गुणा करोगे तब भी इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आप 6 का गुणा कर दो तो भी 6 का 6 में गुणा करने पर 36 मिलता है, अर्थात इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 6। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है तो इनके इकाई अंक में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इनकी घात 0 के अलावा अगर कुछ भी है तो इनका इकाई अंक इनके आधार वाली संख्या ही होगी। बात क्लियर हुई? ऐसे ही आगे आप बढ़ें तो आप बात करते हैं कि अगर आधार का इकाई अंक 4 या 9 हो, इसे भी थोड़ा सा याद रखें। 4 और 9 अगर आधार के इकाई अंक हैं तो इनकी घात अगर विषम हुई तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं। 4 का 3 बार गुणा कर लो, इकाई अंक 4 आएगा। 9 का 3 बार गुणा कर लो, इकाई अंक 9 आएगा। 4 का 5 बार गुणा कर लो, इकाई अंक 4 आएगा। 9 का 5 बार गुणा कर लो, इकाई अंक 9 आएगा। इसका मतलब है कि जब घात विषम संख्या होगी तो इकाई अंक में इनके भी इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 4 का इकाई अंक 4 और 9 का इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। लेकिन जब इनकी घात सम हो जाए, जब इनकी घात सम हो जाए तब आप कहेंगे कि सम संख्या सबसे छोटी क्या? 2। तो 4 की घात 2 रखो और 9 की घात 2 रखो। 4 की घात 2 का इकाई अंक कितना? 6 और 9 की घात 2 का इकाई अंक कितना होता है? 1। यानी
अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 4 या 9 है और उनकी घात सम संख्या है तो 4 का इकाई अंक 6 और 9 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जब आप ये विभाजन 4 से करते हैं तो हर बार शेष आपका 1, 2, 3 नहीं मिलेगा। कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त हो जाए। तो जब शेषफल शून्य प्राप्त होगा तब आप घात शून्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको गुणा करना है घात जितनी बार, तो वहाँ शून्य तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए आप कहेंगे कि हमारा घात क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। जब शेष शून्य आएगा तो आप ये जो घात 2 लिखते थे यहाँ शून्य की बजाय क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। एक प्रश्न देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक आज आपका समाप्त हो गया। बस इतना ही इकाई अंक निकालना आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्न। जैसे अगला प्रश्न आपका हो गया 438 की घात 5000 का इकाई अंक बताइए। आपने कहा 8 की घात 5000 का इकाई अंक बताना है और हमने भाग किससे देना है, 4 से। किस में भाग देना है, 5000 में। भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आया 0। शेष कितना आया, 0 आया। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि 8 की घात 0 कर दिया और इकाई अंक 1 प्राप्त हो गया। हम जानते हैं ना कि किसी संख्या की घात अगर 0 लिखी गई है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो आप ऐसा अगर कहते हैं तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आपको क्या करना है, जब शेष 0 आएगा तो आपको इसे कितना मानना है, 4 मानना है और 4 मान करके प्रश्न को करना है। तो अब 8 की घात हो गई 4, यानी 8 का गुणा कितनी बार, 4 बार 8 का गुणा कर लिया। अब 8 का 8 में गुणा, 8 8 64, 4 8 32 और 2 8 16। तो इकाई अंक के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। देखिए 4 आप 0 अगर शेषफल आता है तो आप घात 4 क्यों लिखते हैं वो भी समझ लीजिए। आप कहते हैं 2 की घात 4, तो 4 इसका अगर इकाई अंक निकालना हो तो हम 4 से 4 में भाग दिए तो शेष कितना आ गया, 0 आ गया। ये जो जब भाग देते हैं तो 4 को 4 से भाग देने पर भागफल कितना आया, 1 आ गया। ये एक भागफल हमको बताता है कि जो पुनरावृत्ति वाला काम होगा वो कितनी बार होगा, 1 बार होगा। एक ही बार आपके अंक परिवर्तित होंगे, एक के बाद दूसरी बार परिवर्तित नहीं होंगे जब शेषफल 0 मिलता है। आप कहते हैं यहाँ भागफल आपका मान लीजिए 2 की घात 12 होता और इसे हम 4 से विभाजित करते तो शेष हमारा 0 आता, लेकिन भागफल कितना आता, 12 में 4 से भाग दिया तो कितना आता, 3। ये 3 हमें बताता है कि कितनी बार अंक परिवर्तित हुए, 3 बार परिवर्तित हुए। तो 3 बार परिवर्तित होने पर आखिरी बार हमारा इकाई अंक क्या रहा होगा, तो ये कैसे जानेंगे। तो हम कहते हैं कि 2 की घात 12 को लिख लो 2 की घात 8 और इसमें गुणा कर लिया 2 की घात किसका, 4 का। तो अब जानते हैं कि घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो ये 12 भी तो मिल ही जाएगा। तो अब हम केवल 2 की घात 4 का अगर मान निकाल ले तो जो आंसर आएगा वही हमारा हो गया उत्तर, वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो यही कारण है कि हमें जब भी शेषफल 0 मिलता है तो हम 0 की बजाय शेष अपनी घात को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं और अपना इकाई अंक निकाल लेते हैं। हमें हमारा इकाई अंक 6 मिल गया। ये कुछ बातें थी जिनसे आप इकाई अंक निकाल सकते थे। अब यहाँ पर आपका टॉपिक आज का समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इसी इकाई अंक पर एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है आपका, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का और समझने का प्रयास करिए। आपका मूल प्रयास हो कि जो वीडियो बन रहा है उस वीडियो को देख करके आप अपने टॉपिक को 1 बाय 1 क्लियर करते जाइए। और जो भी डाउट है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो भी डाउट रहे
जहाँ भी आपको दिक्कत हो, किताब से प्रश्न करने में दिक्कत हो, आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालें, मैं वहाँ से आपको उत्तर देता रहूँगा। उसका सलूशन मैं आपको वीडियो में भी प्रोवाइड करवा दूँगा कि क्या है उस प्रश्न का सलूशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।